मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जो कल लेटेस्ट पेपर हुआ है 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2024, उसके एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप उस क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन, न केवल दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, सारे सब्जेक्ट में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस किया, जो हम आपके सामने पूरा एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए हुए हैं। अगर आप ग्रेविटी की बात करेंगे, अगर आप टू डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब केवल और केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। आप वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल, आपके जो रेफरेंस बुक है, वहां से आए हुए क्वेश्चन एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू उन्होंने पेस्ट कर रखे हैं। तो आपको केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है और पूरे सिलेबस को ध्यान से समझना है। आप एक भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाएंगे एग्जाम में, आप एक भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट का केवल बेसिक ओवरव्यू भी आप देख के जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट पर अगर आपने 10-10, 15-15 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट का, सारे सिलेबस का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एक बार ब्रीफ रिवीजन लें, उनके कॉन्सेप्ट को समझें, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को याद रखकर एग्जाम में जाएं। डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखेंगे यहाँ पर जो लेवल है पेपर का वो बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई 2024 जो लेटेस्ट 27 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले आपको एक डायरी लेकर बैठना है। उस डायरी में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे पॉइंट आपको लिखना है। हम यहाँ पर जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर का आप डेट लिखिए, कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं वो जरूर लिखिए। हम आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। इस कॉन्सेप्ट, इस डायरी की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फुल लेंथ टेस्ट देंगे, रिवीजन के लिए जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट एक बार जरूर आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये वेटेज वाले कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 27 जनवरी 2024 कल आया हुआ पेपर, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन आर as shown in below. Find the magnetic field in SI unit at point P, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस सबसे पहले सेंटीमीटर में दे रखा है, जैसा हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपकी डायरी ओपन कीजिए और पहला पॉइंट लिख लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट, स्ट्रेट करंट। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr, है ना। I करंट है और R डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर अगर हम इन दो वायर को नेमिंग दे दे, ये वायर नंबर 1 हो गया, ये वायर नंबर 2 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट जो होगा वो, अगर हम राइट हैंड रूल का यूज करें तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। और यहाँ पर सेकंड वायर में करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड होना है, और डेफिनेटली विदाउट एनी लॉजिक यू कैन एड दिस टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो सेम ही डायरेक्शन में होती तो आंसर 0 आता। ओके, आंसर 0 आता, पर यहाँ पर ऑप्शन में 0 है तो है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली वहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? B1 इज इक्वल टू
B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और R का वैल्यू यहाँ पर R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, और इस 10 सेंटीमीटर को 10 बाई 100 मीटर हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में कि SI यूनिट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड 2 के करंट फाइंड करें तो वो भी यही होगी 10 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो दोनों का एडिशन है। अभी हाल हमने क्या देखा, दोनों का एडिशन, मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई हम यूज करेंगे, 2 पाई यूज करेंगे, 2 से 2 यहाँ कैंसिल है, आंसर आ जाएगा 10 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई। ओके, आगे के लेक्चर, आगे का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा इजी क्वेश्चन है, ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम हाफ कीपिंग मास कांस्टेंट, ओके, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, फार्मूला यूज करेंगे, G इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर डायमीटर को आपने D बाई 2 कर दिया तो रेडियस भी R बाई 2 हो जाएगी, रेडियस भी कितनी हो जाएगी, R बाई 2 हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। G डैश का अगर हम बात करें तो GM डिवाइडेड बाय R बाई 2 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ G, 4 टाइम्स ऑफ G, मतलब यहाँ पर आंसर सेकंड आएगा, 4 टाइम्स आएगा। आप देख सकते हैं बड़े इजी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक अगर आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर G का फार्मूला पता है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, 2 मास M1 एंड M2 हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है यहाँ पर, फिर से आप रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन यहाँ पर आया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M। डायरेक्टली फार्मूला यूज करें, काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू K2, मतलब P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M2, है ना। डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर हमारे पास में P1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर मास का वैल्यू पुट करेंगे, P1 डिवाइडेड बाय M1 का वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखा है, और P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 का वैल्यू यहाँ पर 25 दे रखा है। रेशियो निकाल लीजिए फटाफट, P1 बाई P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 25, रूट लेंगे तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू 2 बाई 5 आपके पास आंसर होगा। मतलब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं बड़े इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है पोटेंशियल से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको एक की पॉइंट लिख लेना है। वो की पॉइंट है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से लिख लीजिए। की पॉइंट आपको लिख लेना है। इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का की पॉइंट आपको समझना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक हो या कोई भी पोटेंशियल हो, स्केलर ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो अ चार्ज Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 वोल्ट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओके, ओरिजिन पे रखा हुआ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B हुज पोजीशन वेक्टर आर √3 I कैप प्लस √3 J कैप मीटर एंड √6 J कैप मीटर। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम देखें RA, तो वो होगा √3 I कैप प्लस √3 J कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ही हमको चाहिए।
पोटेंशियल में वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और इसका रूट, मतलब कि √6 मीटर। ओके, आर ए का वैल्यू आ गया। आर बी यहाँ पर दे रखा है √6 JK मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √6 मीटर होगा। और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल का फार्मूला देखेंगे, दूसरा की पॉइंट आपको लिखना है, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R। ओके, तो यहाँ पर R का डायरेक्ट वैल्यू रखना है। अगर A के कारण देखेंगे तो पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाय 4πε0 √6 आ रहा है, और B के कारण आप पोटेंशियल देखेंगे तो वो भी कितना आया, सेम पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 √6। अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB कितना होगा, 0। आप डायरेक्ट देखकर यहाँ पर आंसर दे सकते थे। यहाँ पर डायरेक्टली अगर पोजीशन, अगर दोनों का डिस्टेंस एक जैसा है तो आप पोजीशन उस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो भी एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। हमारे पास में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ओके, और अगर हमने एक पॉइंट लिया है √6 तो ये हो जाएगा √6 JK, और एक पॉइंट लिया है हमने √3 IK प्लस √3 JK, और उन दोनों पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा A था, ये पॉइंट हमारा B था, और यहाँ पर हमने Q रखा था, दोनों का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अनदर बॉडी ऑफ मास 200 kg इज एडेड जेंटली, देन व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप फिर से आपका डायरी उठाइए और की पॉइंट लिख लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि जेंटली आपने पुट किया, धीरे से रख दिया, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। की पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, की पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1 v1 प्लस m2, या फिर हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इनिशियल मोमेंटम हम बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मास था 1000 और उसका वेलोसिटी था 6, फाइनल मास हुआ 1000 प्लस 200 ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो वेलोसिटी कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 1200 v। तो 2 0 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। वेलोसिटी आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आंसर है। आप आंख बंद करके यहाँ पर 5 पर टिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़े इजी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोटेशनल मोशन से आया हुआ है। रोटेशनल मोशन में हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब की पॉइंट आप लिख लीजिए, की पॉइंट यहाँ पर लिख लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr² होता है और मल्टीपल अगर बॉडी होती है तो I इज इक्वल टू समेशन mi/ri² होता है। मतलब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कंसिडर द सिस्टम फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो हम रेड कलर में शो कर रहे हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। इसको हम पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 4 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड भी 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर 0 है। ये छोटे छोटे से पॉइंट
छोटे छोटे से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक इसी को हम कहते हैं। कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होना चाहिए, आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जीरो है। अगर हम थर्ड की बात करें, I3 की बात करें, तो यहाँ पर मास तो हमको गिवन है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस डायगोनल को मिला देंगे। यहाँ पर डायगोनल का लेंथ होगा a√2, कितना होगा a√2, और उसका भी हाफ यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर ही होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, क्योंकि 2 मीटर और 2 मीटर उन्होंने बनाया नहीं है, पर है ये स्क्वायर, 2 मीटर साइड दे रखी है, तो यहाँ पर डायगोनल के हाफ मतलब r का वैल्यू होगा a√2/2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रही है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रही है इस थर्ड वाले पॉइंट से, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू है r इज इक्वल टू a मतलब की साइड इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल का जो लेंथ है उसका भी हाफ आपको करना है, तो हमको केवल थर्ड और फोर्थ का कंसिडर करना, दोनों का यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है। a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2√2/2 मतलब कि √2 मीटर, कितना आया, √2 मीटर, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर m/r² हम लिखेंगे, I3 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है, 1 kg दे रखा है, और r का वैल्यू हमने √2 निकाला, तो √2 का स्क्वायर, आंसर आएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर 4 की बात करेंगे तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर ही आने वाला है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल, मास इक्वल, एक्सेस इक्वल। तो हम यहाँ पर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट का 0, सेकंड का भी 0, थर्ड का 2, फोर्थ का भी 2, अल्टीमेट आया 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है, केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लगाया, आंसर आ गया 4 kg मीटर स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने यूज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²। ओके, ये कॉन्सेप्ट की पॉइंट आप लिख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आने वाले हैं। कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे फिर से हम उनका सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। आज हम बात कर रहे हैं 27 जनवरी 2024, मतलब कल जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, सबसे लेटेस्ट पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चन का हम की पॉइंट लिख रहे हैं। आपके पास लास्ट में 25 की पॉइंट होंगे जो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, और हमको यहाँ पर याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हमको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर की पॉइंट लिख लीजिए। की पॉइंट क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस। की पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या है, की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, की पॉइंट है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρl/a होता है। अगर लेंथ आपने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग रेजिस्टेंस R कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। हमारे पास में एक रॉड है, अगर हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो एक का रेजिस्टेंस R/2 और दूसरे का रेजिस्टेंस भी R/2। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में। तो अब अगर हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने इधर कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, R/2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, R1। सिंपली अगर यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो फिर से R/2 हो जाएगा, तो R/2 डिवाइडेड बाई 2, तो R इक्वलेंट जो आया हमारे पास वो R/4 आया। कितना आया, R/4। तो आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आंख बंद कर कर टिक कर सकते हैं। क्या की पॉइंट यहाँ पर यूज किया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में आपने कनेक्ट किए हैं तो बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप कर देंगे। जैसे 2 रेजिस्टेंस एक जैसे आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो बाय 2 कर देंगे, 3 रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए तो बाय 3 कर देंगे, 4 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट किए तो बाय 4 कर देंगे। सिंपल, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड है। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, उससे रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। स्टेटमेंट 1 उन्होंने कहा है कि लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ फोर्स का डायमेंशन सेम होता है। बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है ना। लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है? लीनियर मोमेंटम यहाँ पर P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, मास का मतलब केजी और वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। और अगर मोमेंट ऑफ मास की बात करें, इसका मतलब है टॉर्क। इसका मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, उसका मतलब है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका यूनिट जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस्ट टू पावर -2। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन आप देखेंगे तो आएगा mLT-1, और यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL2T-2। तो दोनों डायमेंशन फार्मूला अलग अलग है। पहला स्टेटमेंट गलत है, आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और सेकंड स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। अब प्लैंक कांस्टेंट की बात करें, इतना ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट याद रखना है बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आपने देखा था। तो एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। क्योंकि n का कोई डायमेंशन नहीं है, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर होता है। दोनों एक जैसा होता है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप टिक करेंगे सेकंड ऑप्शन पे। किस पे टिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप MVR एंगुलर मोमेंटम और मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में डायोड से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस से रिलेटेड है। हमको यहाँ पर डायोड का कॉन्सेप्ट समझना है। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो PN जंक्शन, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो P पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, N नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास में कोई डायोड है, ये हमारे पास में डायोड है, ये P है, ये N है, तो P पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, N नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और अगर हमने उल्टा कर दिया, P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये रिवर्स बायस कहलाएगा। तो हमने यहीं से इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस में है? तो यहाँ पर देखो आप, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डायग्राम पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर आपने +4 लगा रखा है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में है। फर्स्ट डायोड किस में है? रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 4 के कंपेरिजन में कम है। P पर हायर पोटेंशियल, लो पर लोअर पोटेंशियल, ऐसा भी याद रख सकते हैं। P पर अगर आपने हायर पोटेंशियल लगाया है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल आपको लगाना है, तो फॉरवर्ड बायस में है। अगर आपने P पर लोअर लगाया और N पर हायर पोटेंशियल लगाया, ज़्यादा पोटेंशियल लगाया, तो वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। फर्स्ट वाला ही आंसर करेक्ट है। ए पर आंख बंद करके टिक कर दीजिए, आगे के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये 0 से कनेक्ट है, ये -11 से कनेक्ट है, मतलब ये हायर है और ये -11 लोअर होगा, डेफिनेटली ये कम पोटेंशियल है। यहाँ पर +2 और -11 ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस में है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है ना। -11 तो 2 से कम ही होगा कि नहीं होगा, तो ये लोअर पोटेंशियल है कि नहीं है? लोअर पोटेंशियल है तो फॉरवर्ड बायस में है। ये भी फॉरवर्ड बायस में हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर +5 है और यहाँ पर -11 है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको याद रखना है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 वेयर A इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, द मिनिमम डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म इज। मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, आप वापस से आपका डायरी उठा लीजिए और की पॉइंट लिखिए। क्या है की पॉइंट? इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है? व्हाइट कलर लेते हैं। इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन का की पॉइंट है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 होता है। ओके अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की बात करें किसी प्रिज्म का, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको पता है, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाई 2 हमको गिवन है। ओके यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाई 2 वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू दे रखा है कॉट ए बाई 2 और इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 हम लिखेंगे, है ना। अब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, है ना, इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2, ये डेल मिनिमम है, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ओके तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस को हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके लिखेंगे साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। ओके यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, हम लिखेंगे अगर इसको 180 माइनस ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। 2 से 2 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हम लिखेंगे 180 माइनस 2a इज इक्वल टू डेल मिनिमम, और डेल मिनिमम का वैल्यू आया पाई माइनस 2a। कितना आया, पाई माइनस 2a। आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर की पॉइंट हमारे पास में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएचएम से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर की पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद की पॉइंट याद रखेंगे। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सच दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज 4 मीटर। सो एम्पलीट्यूड हमको पता चला ए इक्वल टू 4 मीटर यहाँ पर गिवन है। ओके एंड द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर द वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की बात करें तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हमको 10 यहाँ पर गिवन है। ठीक है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। ओके ये वाला कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। अब अगर हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। किसी पॉइंट y पर पोजीशन के टर्म में वेलोसिटी का फार्मूला होता है एसएचएम के लिए। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, velocity of particle in SHM में पार्टिकल का वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर की पॉइंट हमारा क्या हुआ, की पॉइंट हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट हुए। पहला कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का फार्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ए ओमेगा। ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, उसी फार्मूले पे बेस हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो हमको v का वैल्यू पुट करना है। ओके यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 10 है, a का वैल्यू 4 है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आया 10/4 मतलब 5/2। कितना आया, 5/2 रेडियन पर सेकेंड। कितना आया ओमेगा का वैल्यू, 5/2 रेडियन पर सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी 5 इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 5/2 रूट ए का वैल्यू 4, सो 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 5 से 5 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास में आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
है ना। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 हमारे पास में आया, मतलब कि 12 आया। तो वाई का वैल्यू कितना आया, √12, और 12 को क्या लिखेंगे, 2√3, 2√3 मीटर। तो हमारे पास में आंसर फिर से सेकंड आंसर आ रहा है 2√3 मीटर। ओके, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v नॉट passes through the region having electric field E and magnetic field B. If the velocity of proton does not change, then which of the following may be true? ओके, अच्छा यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्शन भी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, और मैग्नीट्यूड भी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है Q इंटू ई। ओके, मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो वो होता है Q V क्रॉस B। ओके, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लगता है तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। केवल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो यहाँ पर हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, सेम रहे, पर उसका डायरेक्शन चेंज हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज का बोला है, इसलिए हमको दोनों फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो है। तो यहाँ पर न तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है ना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा, क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा, थर्ड में मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। और फोर्थ वाले में बोथ, बोथ वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमारे पास में ए सेकंड वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, आप सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट लिखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2D से रिलेटेड है, मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड है। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर गिवन है पार्टिकल हैज इनिशियल t इक्वल टू 0 वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप। मतलब इनिशियली वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा था एट द ओरिजिन एट दिस इंस्टेंट, ओरिजिन पर है स्टार्टिंग में। एक्सेलरेशन गिवन बाय 3 i कैप प्लस 4 j कैप व्हेन द पार्टिकल x कोऑर्डिनेट इज 16 देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जेई 2000 का लेटेस्ट जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन इन्होंने लिया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का अगर आप 2D एनसीईआरटी का अगर आप मोशन इन 2 डायमेंशन देखते हैं तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 4.16 जो हमारी स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज उन्होंने दिया है, पर यहाँ पर तो हमने वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड किया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन t इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड, मूव अंडर द xy अंडर द xy plane under the action of force which produce constant acceleration 3 i k plus 2 j k meter per second। और बी पार्ट देखिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। मतलब वही क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज यहाँ पर हमसे पूछ लिया है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ पर एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और हमारे पास में एनसीईआरटी में गिवन है, वो क्वेश्चन भी उन्होंने एनसीईआरटी से ही एज इट इज लिया हुआ क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखेंगे। वो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, मूव अंडर द इन xy प्लेन, the constant acceleration 8 i cap plus 2 j cap, what is the time when x coordinate becomes 16 meter। as it is क्वेश्चन यहाँ पर बस j
थोड़ा सा उन्होंने वैल्यू चेंज किया, थोड़ा सा आई कैप जी कैप में मॉडिफिकेशन किया है। क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर बी पार्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, वही क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज़ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है और जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आपको इसलिए बता रहे हैं, ये सारा स्क्रीन पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझ जाएं कि हमारे पास में बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में मोशन अंडर प्लेन, मोशन इन एक्सवाई प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर हमारे पास में गिवन है 5 आई कैप, ओके, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास में 3 आई के प्लस 4 जे के। हमको अगर स्पीड फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ से टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अब टाइम फाइंड करने के लिए उन्होंने जो कंडीशन दे रखी है कि एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर है, 16 यूनिट है, हम मीटर ही लेके चलेंगे, वो यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स टी स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 16 और यू एक्स का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है 5, टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स जो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो है 3 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर टी में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, मतलब यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10t प्लस 3t स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता होगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, और b का वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो अपने 10 स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4, a का वैल्यू यहाँ पर 3 और c का वैल्यू माइनस 32 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 10, हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमने नेगेटिव टाइम को हटा दिया, प्लस लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 32, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 इंटू 12 दैट इज 384, ओके, डिवाइडेड बाई 6 हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आया माइनस 10 प्लस रूट 484, और ये किसका 484 किसका स्क्वायर होता है, जरा याद कीजिए, ये होता है 22 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आया 2 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है डायरेक्टली, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नेगेटिव टाइम नहीं होता है इसलिए यूज़ ही नहीं करना। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लिया है टाइम का, हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास में आएगा u का वैल्यू 5 आई के प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास में है 3 आई के प्लस 4 जे के, और टाइम हमारे पास में आया 2 सेकेंड, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी v वेक्टर हमारे पास में होगा 4 आई के प्लस 6 जे के, सॉरी 6 आई के प्लस 8 जे के। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 6 यहाँ पर 11 हो जाएगा, सो 11 प्लस 8 आई कैप। अब यहाँ पर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब x का कोफिशिएंट 11 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। ओके, इसको ऐड करेंगे तो रूट 185 हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप खुद ही देख के बताइए। यहाँ पर हमारे पास में 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा इजीली यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और एनसीईआरटी से हमने यहाँ पर देखा है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उन्होंने लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, स्पेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंथ ऑफ रॉड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए हम यहाँ पर
स्फेरोमीटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपने स्कूल में प्रैक्टिकल सही से परफॉर्म किया है, अगर आपने स्कूल में सही से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, पर हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम स्टूडेंट स्कूल में प्रैक्टिकल कम परफॉर्म करते हैं और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं और उनके साथ में हम खेलने लगते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। और ये आंसर आप नहीं दे पाएंगे अगर आपने फिजिक्स का प्रैक्टिकल 11th में सही से नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर स्फेरोमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से एसएचएम से रिलेटेड है और आप देख सकते हैं एक ही पेपर में एसएचएम से उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक वेलोसिटी का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था और अब यहाँ से फिर से एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हमारे पास में आ रहा है। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वेलोसिटी एट a/2। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, वेलोसिटी का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, की पॉइंट फिर से आप लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ एसएचएम दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपको ओमेगा का वैल्यू पता नहीं है, तो ओमेगा का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई के बाई एम होता है। कितना होता है? के बाई एम होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो एसएचएम वाले वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 m इंटू के बाई एम। ओके, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट किया इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ एम से एम कैंसिल कर सकते हैं। एक और फार्मूला आप फोर्स कांस्टेंट के फॉर्म में याद रख सकते हैं, 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर अब यहाँ पर हम ए का वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, a/2, तो पुट कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर, के तो एज इट इज लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, है ना। मतलब कि 3/2 के ए स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा ये, 3/8। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? 3/8 फर्स्ट, थर्ड, सेकंड ऑप्शन हमारा दिख रहा है। यहाँ पर के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है 3k स्क्वायर बाई 8। ओके, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल हम लिख सकते हैं वापस से 1/2 के वाई स्क्वायर, और वाई का वैल्यू a/2 है ना। तो 1/2 के वाई का वैल्यू a/2 और इसका होल स्क्वायर मतलब 1/8 के ए स्क्वायर, है ना। तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन का नीचे का थर्ड पोर्शन जो है वो अभी विजिबल नहीं है, पर वेलोसिटी की बात करें तो वो होगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वो हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू के बाई एम हम पुट कर सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब आप लिख सकते हैं √3k/2m। ओके, दैट इज द वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही टिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड है। बिल्कुल आप यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड का। यहाँ पर हमारे पास में की पॉइंट है बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड, और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी होता है। और वही क्वेश्चन हमारे पास में कंप्यूटर स्क्रीन पर, व्हाट शुड बी द एलिवेशन ऑफ आउटर ट्रैक ऑफ अ ट्रेन टू मूव द सर्कुलर पाथ, मूव अ सर्कुलर पाथ of radius capital R, width of track is W which is very less than R. Okay, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज v नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें, ये है हमारा ट्रैक और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमको एलिवेशन फाइंड करना है, एलिवेशन फाइंड करना है, h फाइंड करना है। ठीक है, h फाइंड करना है, विड्थ यहाँ पर w है। अब ये एंगल बहुत ही छोटा है, ये एंगल बहुत ही छोटा है, आप यहाँ पर w को इस बेस के बराबर लिख सकते हैं।
ठीक है, ये एंगल बहुत ही छोटा है, एलिवेशन बहुत कम है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। आप लिख सकते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है। तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू हाइट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर कैपिटल आर जी आप लिख सकते हैं, और एच का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर जी, वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिंदास होकर आप ए ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ एयर एंड लिक्विड विच सब्सटेंस इज मोर विस्कस। ओके, तो डेफिनेटली हमको पता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड जो मटेरियल होता है, मीडियम होता है, वो ज़्यादा विस्कस होता है एयर के कंपैरिजन में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कनेक्ट सही होगा। आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फैराडेज लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है मेटेलिक फ्रेम of given dimension has area vector at 60 degree with external magnetic field as shown. The frame is taken out from the field in a 10 second. Find the average EMF induced in frame. तो यहाँ पर आप की पॉइंट लिखेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लिखेंगे फेराडेज लॉ। ओके, क्या लिखेंगे? फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ। और फेराडेज लॉ क्या कहता है? EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर अगर आप फाई इनिशियल बात करेंगे तो इनिशियल हमारे पास में होगा B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ओके, सिंपल सा फ्लक्स का फॉर्मूला है। और थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन होता है, बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B गिवन है हमको 4। ओके, और अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा? 2 इंटू 2.5। एरिया अगर हम बात करें तो एरिया होगा 2 इंटू 2.5, मतलब कि 5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया का वैल्यू 5 कॉस 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 60 1/2 होता है। तो यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 10 वेबर। ओके, यहाँ पर हमारे पास में फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स आया और फाइनल फ्लक्स अगर उस पूरी फ्रेम को बाहर निकालेंगे तो लिंक्ड फ्लक्स 0 वेबर होगा। फाइनल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। अब हम यहाँ पर EMF का फार्मूला पुट करते हैं, -5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल डिवाइडेड बाय लगा टाइम t, दैट इज एवरेज EMF। तो E इज इक्वल टू -5 फाइनल 0 है, इनिशियल यहाँ पर 10 है, और टाइम उन्होंने कहा 10 सेकंड में हम निकाल ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आंसर आने वाला है 1 वोल्ट। आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन NCERT में गिवन है। अगर आप देखेंगे तो NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट एंगल का जरूर यूज किया है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप वहाँ कंफ्यूज हो गए कि थीटा जो है वो सरफेस प्लेन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा, तो वो गलत होगा। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और जो सही कॉन्सेप्ट है वही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज E इज इक्वल टू 200 sin 1.5x minus 4.5 into 10⁸ where E is the electric field in the Newton per coulomb. If the energy density in electromagnetic wave given as N इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब, तो आपको n का वैल्यू यहाँ पर बताना। और सबसे अच्छा यहाँ पर उन्होंने E का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट दे रखा है। मतलब कैलकुलेशन तो उन्होंने बिल्कुल इजी करके दे दिया हमको। कैलकुलेशन के बारे में तो हमको ज़्यादा सोच नहीं है तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u, ओके, एनर्जी डेंसिटी दैट इज स्मॉल u का फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, E नॉट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल एवरेज की बात करें, तो यही होगा टोटल एवरेज। ओके, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी भी आप ऐड कर देते हैं, तो अगर हम एवरेज की बात नहीं करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर ये टोटल एवरेज है। ओके, और अगर एवरेज फाइंड करना है आपको तो यहाँ पर 1/4 आएगा इंडिविजुअल का, ठीक है। अगर हम बात करें
थोड़े से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आने वाला है। पर हम यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट है कि दोनों का एनर्जी एक ही होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जितना रखता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी रखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12 दे रखा है, और ई नॉट का वैल्यू यहाँ से ये हमको 200 गिवन है। कितना गिवन है? 200 गिवन है। तो 200 का स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझना है। इसको 4 इंटू 10⁻4 हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर 40⁻4 हो जाएगा। यहाँ ये 4 कैंसिल होगा, हमारा आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4 दैट इज -8 और जूल पर मीटर क्यूब। ओके आपको आंख बंद करके 18 आंसर टिक कर देना है। कितना टिक करोगे? 18। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, टोटल की बात किया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कैपेसिटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड गिवन सर्किट एट स्टडी स्टेट। और आपको यहाँ पर स्टडी स्टेट में कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर आपको लिखवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट में लिखना है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर behave like open circuit, behave like open circuit। कैसे बिहेव करेगा? वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको ओपन कर देना है। इस सर्किट को फिर से हम रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम का है, इस टर्मिनल को हमने ए कहा, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ओके और यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से करंट फ्लो करवा देंगे, और यहाँ पर फिर बी टर्मिनल आया, यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके और ये जो टर्मिनल है इन दोनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, पर वो ओपन सर्किट है, और यहीं का पोटेंशियल हमको निकालना है, और पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ पर अब करंट, 2 करंट असाइन करते हैं। एक करंट यहाँ पर जा रहा है I1, और वो आगे जाएगा इधर I1 करंट, दिस इज I1 करंट, और यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, और वो यहाँ I2 करंट जाएगा। तो I1 I2 सबसे पहले निकाल लेंगे। I1 का वैल्यू कितना होगा? I1 का वैल्यू होगा 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, मतलब 10/3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जब इधर से करंट फ्लो होगा, ये 10 वोल्ट के लिए ये 1 प्लस 2 उन सीरीज में एक सर्किट बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोनों सर्किट को अलग अलग आप कंसिडर कर सकते हो। I1 का वैल्यू आप 10/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। और I2 का वैल्यू अगर हम देखें तो 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, जैसा हमने पहला देखा ऐसे ही दूसरा भी हो गया, 10/7 एम्पियर आ गया। ओके अब अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम यहाँ पर ए से बी तक KVL लगाएंगे। ठीक है ए से बी तक KVL लगाएंगे तो पोटेंशियल AB इज इक्वल टू 2 इंटू I1 माइनस 4 इंटू I2। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन बीच में क्यों लिया? क्योंकि I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लिया। आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 माइनस 4 I2 का वैल्यू 10/7। ओके यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिला 1/3 माइनस 2/7। ओके एलसीएम लेंगे तो 20, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। ओके तो हमको मिला 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। ओके अगर हम चार्ज की बात करेंगे Q तो वो CV होता है, और C का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 6 माइक्रो फैराड, और V का वैल्यू हमने देखा 20 डिवाइडेड बाय 3/7। 3 से ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो आंसर आ जाएगा 40/7 माइक्रो कूलम।
आंसर कौन सा होने वाला, ए आंसर करेक्ट होगा 40/7 माइक्रोकूलम। तो आपने यहाँ पर देखा बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है इन अ गिवन मीटर ब्रिज सर्किट नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर अननोन रेजिस्टेंस x ओम आपको फाइंड करना है। यहाँ पर सिंपल सा मीटर ब्रिज का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, S डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 60 ओम डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60। ओके, यही कॉन्सेप्ट हम सिंपल सा यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में S इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 और ये हो जाएगा 36 0 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 90 ओम। तो S का वैल्यू डेफिनेटली 90 ओम आपको इनपुट इंटर करना है। ओके, आप देख सकते हैं बड़ा इजी। तो यहाँ पर आपकी पॉइंट लिखना मीटर ब्रिज, क्या लिखना, मीटर ब्रिज। ओके, और मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया हुआ है, अरे मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज किया है, व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू R/S। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारे 11th के चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, दैट इज इलास्टिसिटी, या फिर उससे सॉलिड भी कह सकते हैं हम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन में गिवन है स्फीयर ऑफ स्मॉल साइज एंड अ बॉटम ऑफ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर ड्यू टू द प्रेशर its a fractional change in volume is alpha into 10 raised to power minus 7. What is value of alpha if a bulk modulus of a sphere is 5 into 10 raised to power 12 Pascal? G का वैल्यू 10 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ NCERT को ओपन करते हैं, चलो हम यहाँ पर NCERT ओपन करते हैं। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों अगर NCERT ओपन करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 9.5 भी एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन Indian Ocean is about 3000 meter and calculate the fractional change that is delta V by V. Fractional change that is delta V by V of the water at the bottom of ocean lake. Okay, ocean given that the bulk modulus is 2.2 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी का वैल्यू 10। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्टो उसी कॉन्सेप्ट पर हमारे जेई में क्वेश्चन आया हुआ है जो कल पेपर हुआ है। ओके, तो यहाँ हमारे पास में अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना है, अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना है तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे बीटा इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस पी, मतलब आपको निकालना है डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा माइनस पी डिवाइडेड बाय बीटा। हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। हमको पता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे हैं, डेल्टा वी बाई वी प्रेशर। अगर हम यहाँ डी डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना आएगा, दैट इज एच रो जी, है ना। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, एच रो जी, प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आएगा वो एच रो जी आएगा अगर आप एच डेप्थ पर नीचे जाते हैं, डिवाइडेड बाय बीटा। एच का वैल्यू यहाँ पर 200 मीटर दे रखा है, रो का वैल्यू यहाँ पर वाटर है 10⁻³ यूज करेंगे हम, और जी का वैल्यू 10 उन्होंने कहा है, बीटा का वैल्यू यहाँ पर 5 × 10⁻12 हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2/5, ओके 2/5, इसको 20/5 लिखते हैं, यहाँ से 1 3 4 and 5, so 10⁻5 minus 12 that is 10⁻7, 4 × 10⁻7 आंसर आ रहा है हमारा। अल्फा का वैल्यू आप क्या इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे 4, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर रिंग हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑफ 2 pi coulomb and the radius 3 centimeter, a charge of 10⁻⁻6
coulomb is placed at the center of ring, the tension developed in the ring is 10 raised to power x न्यूटन। तो हमको x का वैल्यू बताना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक सर्कुलर रिंग लेते हैं, है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ का है, और कूलम्स लॉ हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप आपके की पॉइंट में बिल्कुल लिख सकते हैं कूलम्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, और उस पर हमने एक फ्रिक्शनल पार्ट कंसिडर किया है। ओके, उस पर हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है। जरा ध्यान से समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आएगा। और यहाँ पर जो टेंशन डेवलप है वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमने इस छोटे से पार्ट का लेंथ 2dl कंसिडर कर लिया, कितना कंसिडर कर लिया, 2dl। ओके, तो यहाँ पे टेंशन T कुछ ऐसा लगेगा और यहाँ पे टेंशन T कुछ ऐसा लगेगा। इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक वे में हम देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना कर देखते हैं। तो हमने ये एक डिफरेंशियल पार्ट लिया जिसका लेंथ है डेल्टा L, जिसका लेंथ है 2 डेल्टा L, और यहाँ ये सेंटर पर थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। ओके, सेंटर पर हम मान लेते हैं कि 2 थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। ये टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा, मतलब थीटा इधर और थीटा इधर, ऐसा हमने मान लिया। ओके, अब अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करें तो टेंशन कुछ इसके लेंथ के अलोंग ऐसा लगेगा, ये है टेंशन T, और इधर भी लगेगा टेंशन T, और इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन हमारे पास में आना है वो T cos थीटा इधर से आएगा और T cos थीटा इधर से आएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास टेंशन होगा वो होगा T2 2T साइन थीटा। कितना होगा, T2 2T साइन थीटा, और यही जो कोलॉमिक फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, मतलब कि F इज इक्वल टू होगा हमारे पास में 2T साइन थीटा, और F का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F का वैल्यू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू 2T इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हमने माइक्रोस्कोपिक छोटा सा पार्ट लिया, डिफरेंशियल पार्ट लिया है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू पुट करें, Q1 का वैल्यू मतलब ये पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है वो, है ना, Q1 का वैल्यू जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ पुट करेंगे। ओके, और Q1 का वैल्यू 10⁻⁻6 पुट करेंगे। Q2 का वैल्यू, अब अगर यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास 2 पाई दे रखा है, टोटल चार्ज अगर 2 पाई दे रखा है तो इस 2L पर कितना चार्ज होगा वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर चार्ज हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2 डेल्टा L। लैम्डा है यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और ये हो जाएगा 2T थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल्टा L डिवाइडेड बाय आर। कितना पुट करेंगे, डेल्टा L डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से हम अगर 2 से 2 कैंसिल कर दे, डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल कर दे। ओके, तो हमारे पास में बस हमको लैम्डा का वैल्यू पुट करना है। अब हम यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना, मतलब चार्ज का वैल्यू तो 2 पाई कूलम दे रखा है। टोटल चार्ज कितना है, रिंग पर टोटल चार्ज कितना है और उसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 बाय आर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 बाय आर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻4, और लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय आर इज इक्वल टू टी बाय आर। तो आर से आर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर टी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास में आ रहा है 10⁻⁻7 10⁻+7। तो आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर 7 आया। कितना आया एक्स का वैल्यू,
एन का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पर 7 न्यूटन आया। एक्स का वैल्यू 7 है और 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर रिंग का कॉन्सेप्ट लिया है, टेंशन का कॉन्सेप्ट लिया है, और जब कभी रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है तो ऐसा ही डिफरेंशियल पार्ट लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कूलम्ब फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन गिवन एज s इज इक्वल टू 2t² + 5, द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 2t² + 5, है ना, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds/dt निकालेंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी आएगा और वो होगा 4t। कितना होगा? 4t। अब यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर 2024 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं बड़े इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्लैब है तो मल्टीपल स्लैब का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है। मल्टीपल स्लैब में अपरेंट डेप्थ डी अपरेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, अपरेंट डेप्थ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, d1/μ1 प्लस d2/μ2। ओके, तो यहाँ पर d1 का वैल्यू कितना है? 6 और μ1 का वैल्यू 7/3 गिवन है। क्वेश्चन में यही गिवन है। 2 ग्लास स्लैब सेम थिकनेस 6 सेंटीमीटर, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, अपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर d2 का वैल्यू 6 और μ2 का वैल्यू 5/3। तो इसको हम डी का डी अपरेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18/7 प्लस 18/5। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 × 12 डिवाइडेड बाय 35 हमारा होगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.17 आएगा। इंटीजर नंबर अगर आपको पुट करना है तो आप 6 पुट करेंगे। ठीक है, एंटर कितना करेंगे? 6। तो आपने देखा यहाँ पर बड़ा इजीली हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट बड़े इजी हैं, बड़ा इजीली आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और हंसते हंसते एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हैं। पर आपको केवल एक ही बात ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।